मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर होने जा रहा है वो पूरा पेपर और सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है अर्थशास्त्र विषय का। सभी बच्चे जानते हैं कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आपको बताए जा रहे हैं डेली वो 100% आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। इसलिए आपसे मेरा बस यही कहना होता है कि आपको मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं उन्हें आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपको वाकई पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर को पूरा का पूरा देख लेना है और इन क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये परीक्षा में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स और किसी सब्जेक्ट के पेपर भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है इसमें किसका अध्ययन होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, समग्र। अवसर लागत है तो अवसर लागत क्या है, अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग करने की लागत वो अवसर लागत होती है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाती है तो वो बाईं तरफ खिसक जाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा बाईं तरफ। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बाजार मूल्य पाया जाता है तो अल्पकालीन बाजार में बाजार मूल्य पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको अल्पकालीन बाजार करेक्ट ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है, उत्पादन विधि के द्वारा, आय विधि से और व्यय विधि से। तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी लिखना है। भारत का भुगतान संतुलन है तो भारत का भुगतान संतुलन क्या होगा, प्रतिकूल होगा। इसमें आपको प्रतिकूल लिखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका भाई आपके लिए लगातार दिल से मेहनत और प्रयास कर रहा है और ऐसे क्वेश्चन डेली लेकर आ रहा है जो 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। ऊंची तट स्थिरता वक्र दर्शाती है स्तर की संतुष्टि। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, उच्च स्तर लिखना रहेगा। कार तथा पेट्रोल वस्तुएं हैं तो कार तथा पेट्रोल जो है वो एक पूरक वस्तुएं हैं। तो इसमें क्या लिखना है, पूरक। कृषि को क्षेत्र में शामिल किया गया है तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। यहाँ पर आपको लिखना है प्राथमिक। राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो प्रति वर्ष होती है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रति वर्ष हो जाएगा। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल अवधि से होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, दीर्घकाल। अगला है अल्पकाल में मांग की शक्ति प्रभावशाली होती है। तो यहाँ पर आपको फील करके आना है अल्पकाल। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप याद जरूर करिएगा माय डियर फ्रेंड्स और रट कर जाना है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर तो आपका बाहर नहीं जाने दूंगा लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। सीमांत उत्पत्ति त्रास नियम का सर्वव्यापी नियम है, ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ लंबी अवधि तक स्थायी साम्य की अवस्था में रहती है, ये गलत हो जाएगा। काले धन ने देश में समांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, ये सत्य लिखना है। भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है, ये असत्य लिखना है। निर्यात प्रोत्साहन अभावी मांग की समस्या को हल कर सकता है, ये सत्य लिखना है। व्यापार संतुलन में दृश्य मदों तथा अदृश्य मदों दोनों का समावेश होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आपको लेना है, याद आपको करना है, पढ़ना आपको है और मेहनत भी आपको करना है। मेरा कार्य है कि मैं आपको प्रश्न बता दूं जो आएंगे। बेलोचदार मांग, तो बेलोचदार मांग कौन सी हो जाएगी, अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार मांग। समाशोधन गृह, इसमें आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने काम प्रारंभ किया था तो 1935 में। आय तथा बचत दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। बाद में बजट की स्वीकृति, तो भारत में बजट की जो स्वीकृति है इसमें आपको मिलाना रहेगा 31 मार्च से। सेवा कर में आपका सही आंसर हो जाएगा 1994-95। चालू खाते की मदें दृश्य और अदृश्य मदें होती हैं,
यानी कि आयात और निर्यात। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, याद आपको करना है, पढ़ना आपको है। ये आपके अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ध्यान से आपको आंसर देखना है। कौन सा वक्र उद्गम की ओर उन्नतोदर होता है? तो वो होता है तट स्थिता वक्र। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? तट स्थिता वक्र। उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की होती है? तो वो व्युत्पन्न मांग होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मांग। हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है? तो अवसर लागत को। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अवसर लागत लिखना है। श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा श्रम की मांग व श्रम की पूर्ति के द्वारा। श्रम की मांग क्या लिखना है? श्रम की मांग व पूर्ति। ठीक है। बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है? तो सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमता है। तो यहाँ पर लिखना है सामान्य मूल्य। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? तो इसमें आपको लिखना है तृतीयक में। क्या लिखना है? तृतीयक में। सातवां है त्रुटि और लोप किसे कहते हैं? तो त्रुटि और लोप किसे कहते हैं? तो लिखना है सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों की भूल चूक सुधारने के लिए BOP का तीसरा अवयव त्रुटि और लोप कहलाता है। ये आपको लिखना रहेगा। इसके बाद जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आप इनका या तो एक स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को याद करेंगे। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो हैं बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रहा आपका अगला सेट पेपर जो कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, 100% जो मोस्ट क्वेश्चन मैं डेली लेकर आ रहा हूँ ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़कर जाएंगे, क्योंकि मैं आपको डेली मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।